करीब 28 साल पुरानी ये बात है। एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी जो घर का कारोबार है वो मेरी समझ में नहीं आता, इसीलिए पिताजी आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए, उसके बाद मैं अपना कारोबार अलग करूंगा, उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल अलग। ये बात पिताजी सुनते हैं तो उनको बहुत तेज का गुस्सा आ जाता है। पिता सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है, मेरे होते हुए जमीन का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होगा, इसीलिए घर में जो काम चल रहा है वही काम तुम्हें करना होगा। बेटा बार बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। उसका भाई होता है वो पिता के साइड चला जाता है। इस बात को देखते हुए घर में कलह होता है। कलह कुछ इस तरीके से पैदा होता है कि एक दो नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। 5 कत्ल होते हैं तो इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिन रिश्तों पर विश्वास कर सकते हैं आखिरकार वही रिश्ते ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। इस घटनाक्रम को 28 साल का समय बीत जाता है। 28 साल बाद इतिहास एक बार अपने आप को फिर से दोहराता है। एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाते हैं। उन 5 कत्लों की गूंज सोशल मीडिया, टीवी, अखबार से जब लोगों को पता चलती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये 5 कत्ल किसने किए हैं, इसकी वजह क्या है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो 5 कत्ल किसने किए और क्यों किए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस। बनारस का एक थाना लगता है बेलूपुर। थाना क्षेत्र का एक इलाका है भदेनी। दरअसल भदेनी में एक पावर हाउस है। पावर हाउस के सामने से ही एक गली जा रही है। गली जैसे ही बाहर निकलती है उसके बाद एक 5 मंजिला आलीशान एक बिल्डिंग है जो कि काफी बड़ी है, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा किराएदार भी रहते हैं। इसी बिल्डिंग में जो नीचे वाला फ्लोर होता है उसी में एक नौकरानी काम करने आती है। नौकरानी जिसका नाम रीता देवी होता है। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे रोजमर्रा की तरह गेट खटखटाने की कोशिश करती है। वो बेल पे बेल बजाए जाती है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर वो सोचती है कहीं कोई बाथरूम में हो, इसीलिए वो थोड़ी देर इंतजार करने लगती है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। रीता देवी ने जैसे ही दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की तो दरवाजा धक्का देने पर ही खुल जाता है। अपनी आंखों से जो नजारा देख रही थी, जो दृश्य देख रही थी, उसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल इस घर की जो मालकिन, जो पूरी बिल्डिंग की मालकिन होती है, उनका नाम नीतू। लगभग उनकी उम्र 45 साल की होगी। वो सामने फर्श पर पड़ी हुई है, पूरी तरीके से खून से लथपथ है। आखिरकार इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी। जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार रहते हैं वो इस चीख को सुनकर दौड़कर आते हैं। वो देखते हैं तो वाकई में वो दृश्य बहुत ही भयानक था। इसके बाद इस घर के 3 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे की उम्र 24 के आसपास होती है, जिसका नाम नरवेंद्र उर्फ नमन होता है। उसकी लाश एक कमरे के अंदर पड़ी हुई थी, वो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। साथ ही एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, जिसका नाम गौरांगी होता है। उस बेटी की लाश घर के कोने में पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ थी। छोटा बेटा होता है, उसकी उम्र 15 साल होती है, उसका नाम सुमिंद्र होता है। बाथरूम के पास उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की हुई थी। शायद उसके शरीर के हिस्से पर कुछ चोट वोट मारी थी। अब ये बात जो किराएदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो इस घटना की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, DSM राजनिंगम, DSP गौरव बेसपाल, ADC नीतू कादयान, ACP धन्य कुमार मिश्र, ACP कोतवाली ईशान सोनी, साथ ही बेलीपुरी, रामनगर, लंका, सिंघारा भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। साथ ही फोरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, क्योंकि एक ही घर के अंदर 4 कत्ल जो हुए थे, किसने किए, क्यों किए, इस बात की जब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं
जो घर का मुखिया होता है उसका नाम राजेंद्र गुप्ता होता है। उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। उसके बारे में पूछा जाता है वो कहाँ है। आसपास के लोग कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा होता है, हो सकता है राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या की हो। बस इतना था, पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ तक पुलिस की पहुँच हो सकती थी पुलिस कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसका फोन सर्विलांस पे लगाया और जानने की कोशिश करी आखिरकार वो है तो कहाँ है। लगभग भदैनी से 15 किलोमीटर दूर हानिया के पास एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है। वहाँ निर्माणाधीन मकान के पास उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को जैसे भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचती है। पुलिस जाकर देखती है 2 बजे के आसपास का टाइम था। वो अपनी चारपाई पर उस पर मच्छरदानी लगाई हुई थी, उसमें अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। जैसे ही मच्छरदानी हटाई जाती है तो पता चलता है कि उसकी भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। एक नहीं बल्कि 2 गोलियां मारी गई थी। एक गोली सीने में मारी गई थी, दूसरी गोली कनपटी में मारी गई थी। अब घर वाले सोचने पर मजबूर थे, पूरा शहर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पहले जिस पे शक कर रहे थे उसकी भी हत्या कर दी गई है। एक नहीं 2 नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। 2 बेटे 1 बेटी, पति पत्नी। इन 5 कत्ल के पीछे कौन है? पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। जब मीडिया में रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली मारी है, पत्नी को 2 गोली मारी है, बड़े बेटे को 3 गोली मारी है, छोटे बेटे को 2 गोली मारी है, बेटी को भी 2 गोली मारी है। 32 बोर के हथियार से गोली मारी गई है। बताया जाता है कि एक ही हथियार है। जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं पटाखों के शोर में पता नहीं चला कब गोली मारी, किसने मारी और कैसे मारी। जबकि वहां पर 40 से ज्यादा किराएदार रहते हैं। 40 से ज्यादा किराएदार रहने का मतलब 40 परिवार रहते हैं। किसी ने गोलियों की आवाज को समझाई नहीं कि आखिरकार इसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर से गोलियों की आवाज आ रही है। जो मालकिन है उसको और उसके बच्चों को मार दिया गया है। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू होती है, जब कहानी निकल कर आती है, जो पन्ना साहब जो इस इलाके में रहते थे वो रिक्शे का कारोबार करते थे। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है। पहले वो अपने रिक्शे किराए पर दिया करते थे। लगभग उनके पास 200 से ज्यादा रिक्शे हुआ करते थे जिसे आदमी खींच कर ले जाया करते थे। अब तो रिक्शा चलते हैं। लक्ष्मी नारायण ने अपने पिता की जिम्मेदारी संभाली। जब पिता खत्म हो जाते हैं, उनको 3 बेटे होते हैं लक्ष्मी नारायण को। पहले बेटे का नाम राजा होता है, दूसरे बेटे का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है, तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल ये बिजनेस चल ही रहा था। जब बच्चे बड़े होते हैं तो राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं, लक्ष्मी नारायण से कहते हैं कि पिताजी आप जो रिक्शे का कारोबार करते हैं ये मेरी समझ से परे है, आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला भाई था राजा, वो मानसिक रूप से बीमार था। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, पहला राजेंद्र गुप्ता, दूसरा कृष्णा। जब बिजनेस व्यापार अलग करने की बात कर रहा था तो पिता ने साफ मना कर दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ बंटवारा नहीं होगा। अगर तुम इसी काम में हाथ बटाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी तुम जो अलग करना चाहते हो कर सकते हो। जब ये बात थी तो लक्ष्मी नारायण के इस फैसले में कृष्णा साथ दे देता है। राजेंद्र गुप्ता अकेला पड़ जाता है। पिता के इस फैसले पर राजेंद्र गुप्ता को बहुत गुस्सा आता है। भाई पिता की साइड चला जाता है तो वो गुस्से में और ज्यादा आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उनकी पत्नी सोए हुए थे तो उसने जाकर हत्या करवा दी। हत्या शूटरों से करवाई या खुद ने की, कुल मिलाकर हत्या हो जाती है। अपनी ही भाभी अपने ही भैया को जो मार डालता है। मारने के बाद हड़कंप मच जाता है, इलाके में शोर मच जाता है। उनको 3 बच्चे होते हैं कृष्णा और मंजू को। उनको 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता पर अपनी बहू और अपने बेटे की हत्या की एक FIR दर्ज कराता है। जब FIR दर्ज कराने जाता है तो कहता है मुझे मेरी भी जान को खतरा है क्योंकि मेरा बेटा शायद मुझे भी मार डालेगा। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा आखिरकार ऐसे कैसे हैवान बन जाता है। अपने ही भाई को मार डालता है, अपनी ही भाभी को मार डालता है और अपने ही पिता की हत्यारा बनने की कोशिश करता है। पुलिस वाले देखते हुए लक्ष्मी नारायण को एक सुरक्षा देते हैं, उन्हें एक सुरक्षा गार्ड दे देते हैं।
इस घटना को बताया जाता है कि अभी 13 दिन ही नहीं हुआ था। जिस भाई की अभी 13वीं भी नहीं हुई थी, उस पिता की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, यानी कि लक्ष्मी नारायण की। साथ ही जो उनका सुरक्षा गार्ड सामने आता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जिनके घर में शराब का कारोबार होता है, वहीं पर एक व्यक्ति बैठकर शराब पी रहा था। बताया जाता है कि एक गोली एक आम आदमी को भी लग जाती है। पहले भाई, फिर भाभी, फिर पिता, एक सुरक्षा कर्मी, साथ ही एक आम आदमी। ये 5 लोग बारी बारी से कुछ ही दिनों के अंतराल में मारे जाते हैं। पहले मामले की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आती हैं जब बेटे की हत्या होती है। जब पति की हत्या होती है तो उनकी पत्नी शारदा देवी यानी कि राजेंद्र की मां सामने आती है। अपने ही बेटे के खिलाफ हत्याओं की धारा में FIR दर्ज करा देती है। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती इस राजेंद्र नाम गुप्ता के व्यक्ति को। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। इस मामले की जितनी मजबूती से पैर होनी चाहिए थी, उतनी मजबूती से नहीं होती है। शारदा देवी थाने वगैरह और कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगा नहीं पाती हैं। 2-3 साल का समय बीत जाता है। 2003 में बताया जाता है कि वो जेल से छूट जाता है। जेल से छूट आता है। दूसरा पहलू ये भी बताता है कि वो अपनी माँ को ऐसा पाठ पढ़ाता है, रुकयास करता है कि माँ इतनी मजबूती से अपने बेटे के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाती है। जब वो जेल से छूट कर आता है, इसी बीच में यानी कि 1985 में उसने शादी की थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की होती है। उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं। वो अपने पति के इस कुकृत्य को देखकर परेशान हो जाती है। वो अपने मायके चली जाती है। वो अपने मायके में ही जाकर रहना सहना शुरू कर देती है। 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छूटकर आता है, अपने ही घर के सामने ठीक एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीतू होता है। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। ये अपने नाम के पीछे सरनेम गुप्ता लगाया करते थे। दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जब ये बात नीतू के परिवार वालों को पता चलती है, नीतू का परिवार इस इलाके को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलग चला जाता है। राजेंद्र गुप्ता जो होता है वो नीतू से शादी कर लेता है। उसके बाद उसे 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं। समय का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। जो उसका भाई होता है कृष्णा, उसकी भाभी होती है मंजू, उनको भी 3 बच्चे होते हैं। पहले का नाम जुगनू और प्रशांत होता है, दूसरे का नाम विक्की होता है, तीसरे का नाम डॉली होता है, यानी कि 2 बेटे 1 बेटी होती है। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी शारदा देवी पर आ जाती है। शारदा देवी उनकी परवरिश करती हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद जो दोनों बेटे होते हैं वो बेंगलोर चले जाते हैं। जो डोली होती है उसकी शादी कर दी जाती है। इस व्यक्ति का यानी कि राजेंद्र गुप्ता का जो कारोबार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग खरीदता था, नई नई बिल्डिंग बनाता था। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे किराएदार रहा करते थे। बताया जाता है कि किराए से साथ ही शराब के कारोबार से उसे लगभग प्रति 10 लाख रुपए माह के हिसाब से आमदनी होती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवा भी करता था, किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जिस तरीके से अचानक एक के बाद एक 5 हत्याएं हो जाती हैं, उन हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जब मीडिया रिपोर्ट सामने आती है, 28 साल पहले हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। जब याद आता है कृष्णा और उसकी पत्नी के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बेटी की शादी दिल्ली में हो जाती है, बेटे बेंगलोर में रहते हैं, ज्यादातर वो वहीं रहते हैं। लेकिन जब दीपावली के दिन वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है, साथ ही अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। बताया जा रहा है कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड को इस हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। हम इसका अगला भाग जल्दी ही लेकर आएंगे। लेकिन गोपनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि भतीजे ने अपने माँ बाप का बदला लिया है और अपने दादाजी का बदला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो पुलिस के खुलासे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट आपके सामने जल्दी आएगा। क्या वाकई में भतीजे ने ही कत्ल किया है या किसी से करवाया गया है और क्यों किया है? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।